नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र 2023 के इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि बीपीएससी की जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाई गई है 1992 से 2022 तक, उन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये पूर्वावलोकन बुक है और ये हल प्रश्न पत्र के साथ में है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। और अभी तक हम लोगों ने इतिहास को पहले हम लोगों ने संपन्न करने का बेड़ा उठाया है और इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। पहले सेक्शंस में प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोगों ने देख चुके हैं और इस सेक्शंस में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा या आएगा उसमें हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पहले अगर आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो को नहीं देखा हो तो कृपया उस वीडियो को देख लें। इस तरीके से एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों के द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस सेक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पहले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बात करें गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक था, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था और कुरान को पढ़ने के कारण ही उसे कुरान ख्वा अर्थात कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध किया गया और वो प्रसिद्ध हो गया। बाद में जो है वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे तो कह रहा है, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अर्थात भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों के द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह के पश्चात अर्थात जून 1206 ईस्वी में करवाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपहसलार अर्थात सिपहसलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिल गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसकी व्याख्या जो है हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें 2.5 दिन के झोंपड़ा और मस्जिद के बारे में, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स अर्थात लाखों का दान देने वाला का नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को
साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अर्थात यदि प्रश्न कह दे कि 2.5 दिन का मकबरा जो है या झोंपड़ा जो है वो किस शासक ने बनवाया था, तो दोस्तों वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग ऊपर देखे हैं डिस्क्रिप्शन में कि कुतुब मीनार जो है उसकी मरम्मत का पूरा कार्य पूरा किया है इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो दोस्तों भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के मोहम्मद शाम अर्थात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसके क्रमशः कुहराम और शासन का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कुहराम और समान का प्रशासन वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कह रहा है इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो दोस्तों बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी और बिहार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202-3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन हुआ करता था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका डिस्क्रिप्शन अभी और है कि राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों अगर उस राजा में किसी नगर में कोई राजा ही न हो और उस पर कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर दे तो वहाँ की जनता तो ऑटोमेटिक ही है कि वो आत्मसमर्पण कर देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई जनता को देखने वाला कोई राजा है ही नहीं। दोस्तों लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ई-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों वो प्राप्त हुआ तबकात-ई-नासिरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसका व्याख्या ऊपर देखा है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो दोस्तों नालंदा बिहार को विध्वंस करने वाला शासक था वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था। तो दोस्तों वो किया था मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग मलिक जानी और बिहार के सूबेदार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन
एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप के, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों वो था बलवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व अर्थात नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिसे अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों वो था बलवन, जो कि रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवन और रक्त और लौह की नीति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो कहता है दोस्तों, बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय वो था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अर्थात दोस्तों बलवन के अनुसार जो है वो सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, ये बलवन कहता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है, इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व अर्थात नियामक एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब उसने राजत्व अर्थात किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अर्थात जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन जो है वो बर्नी की है। और यह कथन किस सुल्तान के लिए बर्नी ने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो कह रहा है, जियासुद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलवन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र था। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन प्रसिद्ध सेनापति था जो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया? तो वह है दोस्तों जफर खां।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जफर खां के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति हुआ करता था। जफर के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर कह रहा है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? अर्थात रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या है, प्रश्न ये कह रहा है। तो दोस्तों रानी पद्मिनी के पति का जो नाम है वो है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें रानी पद्मिनी के बारे में तो दोस्तों पद्मिनी की कहानी का आधार जो है वो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा जो हैं वो राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से भी की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की पत्नी अर्थात रानी पद्मावती की कहानी बन गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें देवगिरी का शासक रामचंद्र देव के बारे में और अलाउद्दीन का आक्रमण के बारे में तो दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलीचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी और राजा रामचंद्र देव जो हैं वो युद्ध में पराजित हो गए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16वें नंबर प्रश्न कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अत्यधिक पैमाने में विकसित हुई? तो दोस्तों खालिसा भूमि जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिक विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस व्यक्तियों की भूमि छीन ली जिन्हें वह मालिक अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंतराद, पेंशनें तथा वक्फ अर्थात धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करें तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट में ही करवाया था और इसका निर्माण जो है वो लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा ही हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार भी है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अत्यधिक संख्या में नहरों का निर्माण किया था। दोस्तों बात करें दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और उनके नहर निर्माण के बारे में तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण ही प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई
कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। दोस्तों प्रश्न अगर कह दें कि हक ए सर्ब जो कि सिंचाई पर कर लगाने की एक प्रथा थी वो किसके द्वारा चालू की गई थी, तो दोस्तों वो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अर्थात वो किसान जो सिंचाई चाहते थे वो सिंचाई के लिए कर के तौर पर 1/10 भाग वो सरकार को दे देते थे। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो स्थापित किया गया था दार उल सफ़ा वो एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे खैराती अस्पताल के बारे में। तो दोस्तों राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नाम का एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम भी रखे। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में है फिरोज तुगलक और डी है शेरशाह सूरी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात फिरोज तुगलक ही जो है वो रोजगार दिलवाया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर खोला और प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। तो दोस्तों वो था फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिरोज तुगलक के दरबार में ही सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग अर्थात दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उस दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया। दोस्तों वो है फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से बनवाया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। दोस्तों वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फारसी जो राजदूत है वो अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय अर्थात देवराय द्वितीय जो हैं वो संगम वंश से संबंधित है, जिनका कार्यकाल 1422 ईस्वी से 46 ईस्वी तक रहा, के शासनकाल में विजयनगर आया हुआ था। और दोस्तों देवराय द्वितीय जो हैं वो विजयनगर से संबंधित हैं। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का भी वर्णन किया है। दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन को गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो एग्जाम में उतर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण तुगलक शासन कमजोर पड़ गया और 1412 ईस्वी में जब नसरुद्दीन की मृत्यु हुई उसके साथ ही तुगलक वंश का अंत भी हो गया और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुन लिया, परंतु उसने दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। उसे अर्थात
दोस्तों दौलत खां को, अर्थात दौलत खां का जो सूबेदार हुआ करता था वो था खिज्र खां, वो पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाल दी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? दोस्तों वो है सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने ही एक शहर बसाया था, एक नगर बसाया था जहां पर वर्तमान में आगरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, अर्थात सिकंदर शाह जो है वो लोदी वंश से संबंधित है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का जो पैमाना है वो गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षा और विद्वान था, अर्थात वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ जो कि लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन हुआ करता था। वह गुलरुखी उपनाम से भी कविताएं लिखता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। तो दोस्तों वो है हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरिहर द्वितीय के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय अर्थात 1377 से 1407 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ था और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता जो है वो पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम व गोवा को छीना था। वह शिव अर्थात विरूपाक्ष का उपासक हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर के जो राजा थे वो कृष्ण राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडवीदु आदि के किले जीत लिया। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में संघर्ष हो गया और कुतुब शाही सेना जो है वो पराजित हो गई। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है,
विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसका मुख्य विशेषता थी वो भू राजस्व हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विजयनगर के बारे में। तो दोस्तों विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे कि भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर और सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट अर्थात भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, अर्थात शिष्ट जो है वो भूमि कर कहा जाता था शिष्ट को। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 अर्थात अस्थवन या अथवन कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो हम्पी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे विजयनगर के अवशेष और हम्पी के बारे में। हम्पी के जो खंडहर हैं जो कि वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है दीवान-ए-अर्ज विभाग किस चीज़ से संबंधित था? तो दोस्तों दीवान-ए-अर्ज जो विभाग था वो रक्षा विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दीवान-ए-अर्ज के बारे में। तो दोस्तों दीवान-ए-आरिज अथवा आरिज-ए-मुमालिक सल्तनत काल का सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज-ए-मुमालिक का विभाग ही दीवान-ए-अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दोस्तों प्रश्न अगर कह दे कि दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों उसकी स्थापना बलबन ने की थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए शिवाजी और रायगढ़ के बारे में तो दोस्तों 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। कह रहा है बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहमनी राज का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन के बारे में। तो दोस्तों दक्कन के अमीरान ए सादाह के विरोध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां हसन गुंग जो कि 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ और बहमनी राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अर्थात 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर ये 4 प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत का एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें सरंजामी प्रथा के बारे में तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों की
जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले कर को इंगित करता है। दोस्तों, एक है खराज, 2 में है खुम्स, 3 में है उस्र और 4 में है मुक्तई। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो खराज हो जाएगा और उस्र हो जाएगा और मुक्तई हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। कह रहा है खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन हुआ करता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजस्व कोष में जमा हो जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग जो है वो सैनिकों में बांट दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कई हिस्से नहीं लिया, अर्थात सिकंदर लोदी जो है वो गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अर्थात किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो दोस्तों वह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलवन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही रही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर ही राजस्व निर्धारित कर लिया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो सी को ही सही माना है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वे सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया और सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में तो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जो कि 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदराउद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख अलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। 38 इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। तो हो जाएगा दोस्तों शेरशाह और इस्लाम शाह। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है दोस्तों इस्लाम शाह जो कि शेरशाह का पुत्र हुआ करता था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई। इस्लाम शाह ने ही पूरे अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। इसलिए ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई को सही माना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है जवाबित का संबंध किससे है। तो दोस्तों जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी
एवं जितल किन धातुओं के बने होते थे? तो दोस्तों वो बने होते थे चांदी और तांबा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम लोग सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में टक्का जो है वो चांदी एवं जितल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित करवाए गए थे। ससगनी भी चांदी का ही सिक्का था। टक्का एवं जितल का अनुपात जो है वो 1:48 का हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। कह रहा है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे भारत में कागज के प्रारंभ के बारे में दोस्तों कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों तबकात ए नासिरी का लेखक मिन्हास उस सिराज हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तबकात ए नासिरी के बारे में, तो तबकात ए नासिरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है और रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी अनुमय अनुवाद किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतवा पढ़वाया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में किया करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश को आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता गया। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 44वें नंबर प्रश्न को। 44वें नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अलाउद्दीन खिलजी और निजामुद्दीन औलैया के बारे में, तो शेख निजामुद्दीन औलैया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलैया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरी तरफ देखा जाए तो जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान का एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों 12 मासा एक ग्रंथ है, एक रचना है और वो रचना जो की गई है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों 12 मासा की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 46वें नंबर प्रश्न को। 46वें नंबर प्रश्न कह रहा है पानीपत के युद्ध में
बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण हुआ करता था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें पानीपत की लड़ाई की, दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी की संख्या से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधि में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता से संघर्ष में लीन हो जाता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे तुजुक ए बाबरी के बारे में। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा, जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में अपना प्रथम आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण के बारे में और हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों कहा जाता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर करके रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना की महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो है हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हाजी बेगम के बारे में तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो कि ईरानी वास्तुकार हुआ करते थे, उसने तैयार किया। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। यह मकबरे के परितः एक बाग भी बनी हुई है, अर्थात एक बाग की रचना भी हुई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। दोस्तों बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेश के अनुसार हुई थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं द्वारा, थोड़ा इसको और छोटा करेंगे हम लोग और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहले देवरा, उसके बाद में चौसा, उसके बाद कन्नौज और अंत में सरहिंद। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, अर्थात देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। दोस्तों हुमायूं के विरुद्ध चौसा की
इस विजय से शेर खां अर्थात शेर शाह जो है उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण करने के कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। दोस्तों 17 मई 1540 ईस्वी को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो दोस्तों वो है शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें शेर शाह सूरी की तो दोस्तों 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां शेर सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाया। आगे देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें शेर शाह और सासाराम में उसके मकबरे की तो शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक एक स्थान पर तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कालिंजर युद्ध जो कि 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति जो थे वे हकीम खान हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हल्दी घाटी की तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी भी शामिल हुआ करती थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा भी लिया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों वो था अकबर। दोस्तों अकबर ही जो है वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके डिस्क्रिप्शन को पहले देख लेते हैं। कह रहा है, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। दोस्तों उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्य की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई थी और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी थी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का एक प्रयास किया था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। इसलिए अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य को कब मिला दिया? दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाए जाने की तो दोस्तों 1572 ईस्वी में सुलेमान कारारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वो दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य
हो गया। दोस्तों पराजित होने के बाद दाऊद जो है वो बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां अर्थात ये तीनों ने मिलकर दाऊद को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी को बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो दोस्तों वो है अकबर, अर्थात अकबर के शासनकाल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, तो दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। दोस्तों कंपनी का नाम एक बार फिर से देखेंगे, इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था, उसका शासन हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों आइन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइन ए अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ये अबुल फजल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते हैं। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत मिलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें एतमादुद्दौला की मकबरा की, तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अल्पकालिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार जो मकबरा है वो बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा अर्थात संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया था। अर्थात ये जो है वो पित्रादुरा शैली का प्रयोग करके बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीनकारी अर्थात पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अब पिट्रादुरा के बारे में। तो दोस्तों पच्चीकारी या प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो दोस्तों मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो है वो होता था लगान निर्धारण करने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बटाई शब्द की, तो दोस्तों मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण करने की एक पद्धति हुआ करती थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच हुआ करता था। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। पहला प्रणाली जो है वो है नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा जो है वो है नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा जो है वो गल्ला बक्सी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी दोस्तों, खेत की बटाई, उसके बाद में लंक बटाई एवं तीसरा जो है वो रास बटाई हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 62 नंबर प्रश्न,
किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो दोस्तों चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाने वाला वो मुगल शासक है हुमायूं। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हुमायूं और चित्रकारी बनाने वाले कारखाने की, तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना NCERT के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, इसके अनुसार जो है वो तस्वीर बनाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 63 नंबर प्रश्न को। कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को देखेंगे। उसका चित्रांकन जो है वो अकबर के द्वारा करवाया गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। कह रहा है अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, कह रहा है इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 अर्थात 27 इंच गुने 20 इंच आकार वाले असमान रूप से लंबे चौड़े फोलियो की एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ जो है वो फारसी नायक अमीर हमजा अर्थात मोहम्मद शाह के चाचा जो हैं विनके वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 64 नंबर प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अकबर के दरबार की, तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली विशेषता व्यक्ति विशेष का चित्रण, जबकि दूसरी विशेषता थी दृश्य में आगे देखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। इस तरीके से आगे देखेंगे, कह रहा है चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार हुआ करता था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था, जबकि जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अर्थात दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। वो किसके थे? तो दोस्तों वो थे अकबर के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात दसवंत और बसावन अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। देखेंगे दसवंत और बसावन के बारे में। तो दोस्तों दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो कि एक कहाँ का बेटा था, वो काम के अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में गिनाए हैं, जिसमें कि दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मस्किन, फारूक, कमल, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल और हरिवंश आदि हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो दोस्तों मुगल चित्रकला जो है वह जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे जहांगीर के काल में चित्रकला की, तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैर को चित्रित करने का रिवाज हुआ करता था। जहांगीर का दावा था
कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 67 नंबर प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो दोस्तों जब्ती प्रणाली जो है वो अकबर की उपज थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अकबर और जब्ती प्रणाली की, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 68 नंबर प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। दोस्तों ये कथन जो है वो है विलियम फिंच का, जो कि ऑप्शन ए और बी नहीं है। देखते हैं ऑप्शन सी और डी को। दोस्तों ऑप्शन सी विलियम फिंच, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों विलियम फिंच के बारे में। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो दोस्तों कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो था वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे दोस्तों, कह रहा है अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। देखेंगे अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा जो प्रथा है वो शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 2 अस्पा और सिंह अस्पा के बारे में, तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है वो जहांगीर के द्वारा चलवाई गई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा के बारे में देखा जाए तो दोस्तों इसमें मनसबदारों को अपनी सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। आगे देखेंगे और देखेंगे सिंह अस्पा को। इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने होते थे। आगे देखेंगे 71 नंबर प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोस्तों ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जो थी वो थी कंधार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंधार के वजह से ही ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। देखेंगे कह रहा है कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों शाहजहां ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करके उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। दोस्तों शाहजहानाबाद के भवनों में
दिल्ली का जो लाल किला है वह सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य जो है वो 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुलनीय है। देखेंगे 73 नंबर प्रश्न को। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो दोस्तों वो है A.L. श्रीवास्तव, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे A.L. श्रीवास्तव के बारे में। तो दोस्तों A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है, जबकि S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प जो है वो सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलवाए गए जिहाद का अर्थ जो है वो है दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों हम लोग जिहाद के बारे में तो औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान हुआ करता था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वालों की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में ही मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध अर्थात जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो दोस्तों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जो कि सिख के गुरु हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। तो दोस्तों कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु जो है वो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो दोस्तों मुहतसिब जो है वो लोक आचरण के अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोक आचरण अधिकारी। देखेंगे मुहतसिब के बारे में। तो दोस्तों मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है वो जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था, जबकि प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं के निवास जो है उसको निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास किस चीज़ को इंगित करता है? तो दोस्तों मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है वो विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि हुआ करती थी। सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुगल प्रशासन में मदद एमास जो है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें और देखें मदद एमास के बारे में। तो दोस्तों मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद एमास कहा जाता था। इसमें सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदान का दुरुपयोग न होना पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से ही रहती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है वो हुआ करता था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट के बारे में तो शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन था उसको भी लेकर के ईरान चला गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दोस्तों वो थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शाह आलम द्वितीय को ही वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था। देखेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा था। उनका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल बादशाह की गुटबंदी की वजह से वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंचा और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पूर्ण रूप से फिनिश कर चुके हैं और अब इसके अगले वीडियोज में, अगले सेक्शंस में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।